मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने जो है कैसे किस प्रकार से आपका सी भी है ना, और जो है क्या बोल सकते हैं आपका आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखे थे। आज जो है हम आगे का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, और वो जो टॉपिक है वो है आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता, है ना। इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें हम लोग ऊष्माधारिता के बारे में बात किए थे, जैसे मोलर ऊष्माधारिता क्या होता है, फिर मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार देखे थे। उसमें एक बच गया था आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब होता है यदि इकाई द्रव्यमान, मतलब 1 ग्राम कोई क्या है, पदार्थ है, 1 ग्राम जो भी पदार्थ है, तो उस 1 ग्राम पदार्थ का जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माधारिता कहलाती है, ऊष्माधारिता कहते हैं। तो लिख सकते हैं, है ना, किसको लिख सकते हैं भाई, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊष्माधारिता हम लोग लिख सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या होगा भाई, तो हम लिख सकते हैं इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम इकाई द्रव्यमान के कोई पदार्थ का या 1 ग्राम पदार्थ का, है ना। तो हमने क्या लिख दिया, इकाई द्रव्यमान के पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ताप की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है कि इकाई द्रव्यमान के पदार्थ का या 1 ग्राम पदार्थ के जो ताप होता है उस ताप को कितना डिग्री बढ़ाने के लिए भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है, ताप की जो भी मात्रा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता के नाम से जानी जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर इसमें जो भी ऊष्मा जो बढ़ाई जाती है उसको किससे दिखाई जाती है, कि उससे इसको क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, जिसका जो मान है वो C आपका इंटू क्या होती है आपका M, और ये जो है आपका गुणनफल किसके, हमारा जो है डेल टी के क्या होती है, बराबर होती है। जहाँ पर आपका Cm जो होती है इसके बराबर क्या होती है, C होती है। तो अंततः यहाँ पर जो Q का मान होती है वो Q का बराबर क्या हो जाती है, C डेल टी हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीक़ा से विशिष्ट ऊष्माधारिता को क्या की जाती है, समझाई जा सकती है ना, ये बताई जाती है। मान लो क्वेश्चन पूछ देती है भाई कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1 ग्राम जो भी पदार्थ है तो उस पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, ताप की जो मात्रा होती है वही आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। और यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता तो Q = C डेल टी से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता। चलिए आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें है। आगे दिया है आपका अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, अर्थात डेल ई या डेल यू एवं एंथैल्पी का मापन। मतलब यहाँ पर हमको एंथैल्पी का मापन करना है। वैसे एंथैल्पी का जो मापन होता है उसका मापन एक यंत्र होता है जिसको हम लोग बम कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बम कैलोरीमीटर कहा जाता है, उसकी सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी का जो मापन है, ठीक है, कोई भी पदार्थ के जो एंथैल्पी का मापन है ना पदार्थ के, है ना, किसी पदार्थ के, यहाँ पर आप चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के एंथैल्पी का जो क्या होता है, हमारा मापन है, मापन बम कैलोरीमीटर
मीटर, ये क्या होता है हमारा बम कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है, के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बम कैलोरीमीटर। तो आपको जो है थ्योरी तो नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा क्या होता है किसी भी पदार्थ के जो एंथैल्पी ऊर्जा होता है उसका मापन किसमें करते हैं? तो बम कैलोरीमीटर नाम का एक क्या होता है संयंत्र होता है जो आपके सामने में दिया गया है, उनकी सहायता से करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्थिर आयतन पर जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ के जो आंतरिक ऊर्जा होता है उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जो कि स्थिर आयतन पर होता है। मतलब स्थिर आयतन पर जो भी पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और उस परिवर्तन के द्वारा ही उस पदार्थ की एंथैल्पी का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। और इसके लिए हम जिस यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? बम कैलोरीमीटर कहते हैं। और ये जो बम कैलोरीमीटर आपका दिया गया है यही यंत्र है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, आपका जो भी आपका जो एंथैल्पी होता है वो क्या किया जाता है, आपका जो है मापन किया जाता है। ये जो बम कैलोरीमीटर आपको दिख रहा है, इस बम कैलोरीमीटर में क्या होता है, स्टील का बना, किसका बना? स्टील का बना। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एक मजबूत स्टील का बना, ये आपको जो मैं आपको ब्लैक जो कलर है उसमें बता रहा हूँ। तो ये जो बम कैलोरीमीटर होता है, इस बम कैलोरीमीटर में क्या होता है कि स्टील का बना इस प्रकार से क्या होता है, आपका पात्र होता है, मजबूत पात्र होता है। और ये जो मजबूत पात्र होता है वो स्टील का बना पात्र ही क्या कहलाता है, आपका बम के नाम से जाना जाता है, या उसको हम लोग बम के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टील का बना जो पात्र होता है वो पात्र एक अन्य कैलोरी जो मीटर होता है, जो कि काफ़ी क्या होता है, तापरोधी एक पदार्थ होता है, उसके अंदर में क्या होता है, ये रखा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका पानी भरा रहता है, साथ ही साथ एक बिलोडक क्या होता है आपका इस प्रकार से इसमें भरा रहता है, डूबा रहता है। और उसके अलावा एक थर्मामीटर भी क्या होता है इसमें डूबा रहता है। और ये बिल्कुल क्या होता है, हमारा तापरोधी होता है। मतलब अंदर से ना तो कोई ताप बाहर जाता है, ना बाहर से कोई अंदर आता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं हम लोग, जो है कापर का हम लोग क्या ले लेते हैं, पात्र ले लेते हैं। और इस कापर के ये जो पात्र होता है उस पात्र में हमको, है ना, जिस पदार्थ का जिनका भी क्या करना है, हमको एंथैल्पी का परिवर्तन करना है, उस पदार्थ को यहाँ पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और रख देने के पश्चात उसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होता है तांबा का या अन्य, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फिट करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने के लिए अलग से क्या होता है, जगह होता है। तो इस तांबा के पात्र में हम क्या करते हैं, जिस पदार्थ का हमको क्या करना रहता है, एंथैल्पी का परिवर्तन का मापन करना रहता है, उसको इस पदार्थ में, इस पात्र में ले करके उनमें उच्च विद्युत धारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने से यहाँ पर जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ के विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हो जाता है, वो जो है आपके एक प्रकार से बोले तो जल जाता है। और जल के कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका ऊष्मा उत्पन्न होता है। वो जो ऊष्मा उत्पन्न होता है जो स्टील के बर्तन को क्या करता है, गर्म करता है। स्टील का बर्तन गर्म करने से क्या हो जाता है, उसके जो है आसपास में जो पानी रहता है जिसमें उस बम को या बम के जो क्या होता है स्टील का जो पात्र होता है डुबाया रहता है, वो पानी को भी क्या करता है, गर्माहट देता है। मतलब ये यहाँ पर ऊष्मा निकलेगा तो आपका जाहिर सी बात है कौन गर्म होगा, स्टील का बर्तन जिसको हम बम कहते हैं वो गर्म होता है। और गर्म होने से उसको रखा हुआ आसपास का जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है। और उस गर्म अवस्था में यहाँ पर जो थर्मामीटर होता है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको मेजर कर लिया जाता है। और उसके आधार पर फिर उस तंत्र के जो एंथैल्पी परिवर्तन है या एंथैल्पी है उनका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, इसमें मापन किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है एवं एंथैल्पी का जो मापन होता है वो बम कैलोरीमीटर के सहायता से किया जाता है। यह एक यंत्र होता है जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, आपका एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उनका अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बम कैलोरीमीटर होता है उसमें आपका स्टील का बना एक ऐसा क्या होता है, मजबूत पात्र होता है जिसको बम के नाम से जाना जाता है। ये जो पात्र होता है वो एक अन्य कैलोरीमीटर जिसमें पानी रखा होता है, साथ में बिलोडक रहता है, साथ में थर्मामीटर होता है और एक ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर एक अन्य जो है नली होता है, उसमें क्या होता है, ये डूबा रहता है।
अब जिस पदार्थ का हमको क्या करना है, एंथैल्पी परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना रहता है, उस पदार्थ को बम के अंदर एक पात्र में क्या करते हैं, आपका रख लेते हैं, और रख लेने के पश्चात उसमें उच्च विद्युत धारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, आपका जल जाता है। जल जाने की वजह से ऊष्मा निकलता है, जिसके कारण से आपका ये जो स्टील का बर्तन होता है, ये स्टील का बर्तन भी गर्म हो जाता है, और उसके वजह से पानी भी गर्म हो जाता है, क्योंकि पानी में थर्मामीटर लगा रहता है, और उस थर्मामीटर को काउंट करके जो भी एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, जिसके लिए एक छोटा सा समीकरण भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा भाई, पदार्थ की मात्रा यहाँ पर लिया जाता है। तो पदार्थ की मात्रा जो भी वहाँ पर क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसको किससे दर्शाया जाता है, W ग्राम से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर जो भी बम कैलोरीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर बोल सकते हैं, कैलोरी जो मीटर है, इस मीटर का जो क्या होता है, जो ऊष्माधारिता होता है, जो भी ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता होता है, उसको यहाँ पर किससे दर्शाया जाता है, हमारा इससे दर्शाया जाता है। और जो भी आवश्यक जो ऊष्मा होता है, ताप होता है, तो आवश्यक जो ताप होता है, उस ताप को यहाँ पर डेल टी से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और लास्ट ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, अब टोटल जो भी ऊष्मा ऊर्जा में जो क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा, ये तो ऊष्माधारिता हो गया, ये ताप आवश्यक ताप हो गया, तो टोटल जो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको दर्शाया जाता है आपका किससे भाई, एस डेल टी से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि W ग्राम, कितना ग्राम, W ग्राम पदार्थ में आपका S है ना, W ग्राम पदार्थ में S इंटू डेल टी क्या होता है, आपका ऊष्मा परिवर्तन होता है, ऊष्मा परिवर्तन होता है, ऊष्मा क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बता सकते हैं, ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो m ग्राम में कितना होगा, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका S इंटू, है ना, ये S m ग्राम में कितना होगा, तो इसको करने के लिए क्या होगा हमारा, ये हो जाता है आपका S इंटू क्या हो जाता है, डेल टी, और इंटू क्या हो जाता है आपका S इंटू डेल टी, और ये हो जाता है आपका m ग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, डेल W क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका जो मान होता है हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो बस इसमें इतना ही है, और इसमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक याद रखना है कि एंथैल्पी परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मापन जो होता है वो बम कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार से आपको देखने को क्या होता है, मिलता है, और इस तरीक़ा से इसके मान को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, और हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये सब हमारा 10th क्लास का है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया पूर्ण होने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा की कुछ मात्रा क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यदि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के लिए जो है यदि क्या कर लिया जाता है, कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लिया जाता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो पहले हम लोग किसको देखते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहले देखते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है या ऊष्मा निकलता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया
होता है, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है हमारा? उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्माक्षेपी क्या कहते हैं हम लोग? अभिक्रिया कहलाता है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम परिभाषा दे सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है भाई? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिस अभिक्रिया में है ना अभिक्रिया के दौरान है ना या अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे घर में आप क्या करते हैं भाई, कुछ सब्जी वब्जी बनाते रहते तो ऊष्मा निकलता है, मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वैसे ही अभिक्रिया के दौरान भी ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या चलते हैं? उदाहरण के पास चलते हैं। उदाहरण में क्या होता है? जैसे हमारे पास दिया है N2 और एक दिया है 3H2 ठीक है। अब जानते हो N2 3H2 की अगर हम बात करें तो N2 हो गया नाइट्रोजन बोलते हैं और ये हमारा हाइड्रोजन होता है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करता है तो NH3 बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 1 होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता आपका कितना होता है? नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों की संयोजकता को उल्टा लिखा जाता है। तो NH3 लिखते हैं, बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है? हमारा अमोनिया बनता है। क्या बनता है भाई? हमारा अमोनिया बनता है। किसको किसको क्रिया कराएंगे? अगर नाइट्रोजन को और किसको? हमारा हाइड्रोजन को अगर हम क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं तो उस दौरान क्या बनता है? हमारा आपका अमोनिया बनता है। और ये जो प्रक्रिया है वैसे तो आयरन की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में होता है और ये 400 से 500 डिग्री ताप पर होता है। तो यदि हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अगर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो इस दौरान अमोनिया बनता है। और अमोनिया के बनने के अलावा इसमें लगभग 92 लगभग हम लोग बोल सकते हैं 3 किलो जूल पर मोल क्या करता है? आपका ऊष्मा निकलता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया को शो करता है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि इस क्रिया के दौरान क्या होता है? आपका ऊष्मा बाहर निकलता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और भी बहुत सारे आपकी अभिक्रिया होती है जिसके दौरान क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्मा कितना निकलती है तो हर को तो याद रख पाना ठीक नहीं है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार अगर हम H2 के क्रिया कराते हैं, Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनती है? आपकी 2HCl बनती है। और इसमें लगभग आपका जो है 184 किलो जूल पर मोल ऊष्मा क्या होती है? आपकी बाहर निकलती है। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया को शो करती है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है उसको क्या की जा सकती है? बताई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। वो क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इस तरीक़ा से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या की जा सकती है? बताई जा सकती है ना, पढ़ी जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जस्ट उल्टा होगा हमारा ऊष्माशोषी। क्या देखेंगे हम लोग? अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है भाई? तो वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? ऊष्मा बाहरी वातावरण से क्या की जाती है? ली जाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें है ना, जिसमें
अभिक्रिया के दौरान है ना, दौरान किससे बोल सकते हैं, परिवेश से क्या की जाती है, ऊष्मा ली जाती है। ऊष्मा क्या की जाती है भाई, ली जाती है। क्या कहलाती है हमारी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है, वह क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमारा N2 होता है और एक O2 होता है, तो इस दौरान ये 2NO बनता है। क्या बनता है हमारा, 2NO बनता है। तो इस दौरान क्या की जाती है, ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है। मान लो ये माइनस जो है यहाँ पर 180 किलो कैलोरी है या पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये ऊष्मा क्या करती है, लेती है। तो इस दौरान देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो इस दौरान ऊष्मा निकलने के बजाय ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है। तो वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है, बताई जा सकती है। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो जब भी क्या होती है, किसी अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको सामान्य स्थिति में उसको प्लस से दर्शाई जाती है, जैसा आपको दिख रहा है, निकल रहा है बोल के। और अगर उसमें ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है, तो उसको किससे दर्शाई जाती है, माइनस से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। लेकिन अगर इसी को एंथैल्पी में क्या किया जाए, दिखाया जाए, किस में दिखाया जाए, एंथैल्पी में दिखाया जाए। एंथैल्पी में मतलब डेल एच में अगर दिखाया जाए, तो जहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, उसको माइनस के रूप में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, और जहाँ पर ली जाती है उसको प्लस के रूप में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। जैसे अगर इसी को हम लोग एंथैल्पी में देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एच बराबर हम क्या करते हैं, माइनस 92 पॉइंट कितना करते हैं हम लोग, 3 किलो जूल पर मोल बोलते हैं, पर मोल बोलते हैं। तो एंथैल्पी में दर्शाएंगे तो माइनस में, और ऐसे दिखाएंगे तो प्लस में। सेम अगर इसको हम लोग किस में दिखाएं, एंथैल्पी में दिखाएं, तो इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, प्लस में, क्योंकि जुड़ रहा है तो प्लस में दर्शाते हैं, और निकल रहा है तो माइनस में दिखाते हैं। तो एंथैल्पी में इसका मान क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर सिंपल कर रहे हैं तो माइनस या प्लस करो, लेकिन एंथैल्पी में कर रहे हैं तो अगर बाहर निकलता है तो उसको माइनस से, और अगर लेता है तो उसको प्लस से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी को क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं कि जो है अभिक्रिया में जो आपकी क्या है, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन की उत्पत्ति। तो अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसको हमको क्या करना है, जानना है। थोड़ा सा थ्योरी है भाई, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो। अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन की उत्पत्ति जनरली क्या होता है, हमारा जो है जब क्या करते हैं, बंध तोड़ते हैं या बंध क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो भी ऊर्जा में या उनका एंथैल्पी में जो क्या होता है, आपका जो परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं। तो जो भी अभिक्रिया होता है, जो भी हमारे क्या होते हैं, आपकी अभिक्रिया होते हैं, बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं। तो अभिक्रिया में क्या होते हैं, आपके बंध या तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बंध क्या होते हैं भाई, तोड़ते हैं, या तो बंध क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, बंध टूट रहा है, तोड़ते हैं, या बंध क्या होते हैं, बनते हैं। बंध क्या करते हैं भाई, हमारे बनते हैं। और इसी बंध के टूटने पर और बंध के जुड़ने पर ही एंथैल्पी में क्या होता है, आपका परिवर्तन आपको क्या होता है, दिखाई देता है। एंथैल्पी में जो भी परिवर्तन होता है वो आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो इन्हीं के वजह से होता है, बंध के टूटने से, बंध के जुड़ने पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये बताया गया है, यदि बंध के टूटने में, किसमें भाई, हमारा बंध के टूटने में, बंध के टूटने में है ना, या बंध
टूटने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, बंध के टूटने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान यदि क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, बंध बनने के कारण उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा की अपेक्षा। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि हमारा जो क्या होता है, बंध टूटने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान है, अगर वो क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है किनके अपेक्षा, बंध हमारे क्या होते हैं, बंध बनने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के अपेक्षा अगर ज़्यादा है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा डेल एच का जो मान होता है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है, वो कैसा होता है, हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है, हमारा धनात्मक होता है। मतलब बंध टूटने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कैसा होगा, अगर आपका ज़्यादा होगा, है ना, टूटने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, किससे, बंध बनने से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब बंध बनेगा जो ऊष्मा निकलेगा ना, उसका मान कम, और बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज़्यादा होगा, उस स्थिति में डेल एच का मान क्या होगा, आपका धनात्मक होगा, और अभिक्रिया कैसा होगा, हमारा ऊष्मा शोषी होगा। कैसा होगा भाई, ऊष्मा शोषी बोल सकते हैं, ऊष्मा शोषी कैसा होगा, हमारा ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है, ये ऊष्मा कैसा होगा, शोषी। और इसका जस्ट उल्टा कर दे, बंध के टूटने के लिए आवश्यक है ना, ऊर्जा का मान या ऊष्मा का मान अगर क्या होगा, कम होगा, किसके अपेक्षा, बंध बनने की अपेक्षा क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, बंध बनने में उत्पन्न ऊष्मा से अगर क्या होगा, कम होगा, तो डेल एच का मान यहाँ पर क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है, और उस स्थिति में वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से एंथैल्पी परिवर्तन को क्या किया जा सकता है, अभिक्रिया के दौरान बंध के टूटने और बंध के जुड़ने के आधार पर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। और उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण तो बहुत सारा है भाई। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, H2 को और हम किसको, Cl2 को क्रिया करा के क्या करते हैं, 2HCl बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी H और H होता है और Cl और क्या होता है, हमारा Cl होता है, टूट करके 2HCl बनाता है। तो यहाँ पर जो भी है, कब उसमें ऊष्माक्षेपी होगा और कब उसमें ऊष्मा शोषी होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन की उत्पत्ति के आधार पर इसमें हम कुछ बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है वो है अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी, है ना। अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं, बट समझ लो यहाँ पर अभिक्रिया ऊष्मा और अभिक्रिया की जो क्या है, एंथैल्पी है। तो कोई भी जो है, मान लो कोई अभिक्रिया है जो संतुलित है, तो उस अभिक्रिया के अपूर्ण होने पर जो भी ऊष्मा क्या होती है, आपकी निकलती है, या ऊष्मा में जो भी परिवर्तन होती है, वही आपकी अभिक्रिया की क्या होती है, ऊष्मा कहलाती है। मतलब जो भी संतुलित रासायनिक जो अभिक्रिया होती है के पूर्ण होने पर, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है ना, क्या कहलाती है, अभिक्रिया की ऊष्मा
या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाती है। अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि जब भी हमारी क्या होती है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो उस पर उत्पन्न या अवशोषित जो भी ऊष्मा की जो मात्रा होती है वही अभिक्रिया की एंथैल्पी या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा कहलाती है या ऊष्मा के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, उदाहरण के लिए जो भी है हमारा ये उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। वो क्या होता है, C प्लस क्या होता है हमारा O2 इक्वल टू क्या होगा आपका CO2। तो इससे कुछ ऊर्जा क्या होती है आपकी, जो भी ऊष्मा यहाँ से मुक्त होती है ये ऊष्मा ही आपकी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है ना। अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा कहलाती है। तो इस तरीक़ा से अभिक्रिया की ऊष्मा को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि जो भी संतुलित अभिक्रिया जो होती है जब वो पूर्ण होती है तो उस पूर्ण होने पर या तो ऊष्मा निकलती है या तो ऊष्मा क्या की जाती है, ली जाती है। तो वो जो ऊष्मा की मात्रा होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है, अभिक्रिया की ऊष्मा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से अभिक्रिया की जो ऊष्मा है उसको क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। चलिए आगे जो है इसको प्रभावित करने वाले जो भी है वो स्थिति के आधार पर क्या की जाती है, इसको देखी जाती है या बताई जा सकती है। अब जो भी हमारी क्या होती है अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है उस एंथैल्पी को कुछ प्रभावित करने वाली क्या होती है, हमारी कारक होती हैं। उन कारकों को हमको क्या करना है, आगे देखना है। तो यहाँ पर लिखी जा सकती है अभिक्रिया की एंथैल्पी, किसको, अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी, एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले क्या देखना है हमको, कारक। तो आपके बुक में कुछ कारक दिया गया है जिनको हमको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, देखना है कि अभिक्रिया के एंथैल्पी को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे तापक्रम और क्या है हमारा, दाब दिया गया है। तापक्रम और दाब का मतलब ये होता है कि तापक्रम भी क्या करता है हमारा, या दाब जो होता है वो अभिक्रिया की जो क्या होती है, हमारी जो एंथैल्पी होता है उसको प्रभावित करता है ना। और ये जो हमारा होता है वो किरचॉफ के अनुसार क्या किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। जैसे हमारा एक क्या होता है, किरचॉफ होता है, किरचॉफ के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा क्या होता है, H2 माइनस क्या होता है हमारा, H1 होता है, जिसको डेल H से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ताप और दाब कैसे अभिक्रिया के एंथैल्पी को शो करता है भाई, तो आप उदाहरण ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है आपका H2 प्लस क्या दिया है हमारा Cl2 और यहाँ पर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दोनों को क्रिया कराते हैं तो 2HCl बनता है और मान लो इसके दौरान 184 किलो जूल पर मोल क्या बनता है, आपका ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। इसी को अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके 75 डिग्री कर देते हैं, तब भी जा कर के आप क्या बनता है, 2HCl बनता है। बट इस दौरान आपका जो ऊष्मा निकलता है अभिक्रिया के दौरान उसका मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। मान लो 183 किलो जूल पर मोल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ताप और जो दाब होता है, ये ताप और दाब जो होता है वो क्या करता है, आपका जो भी अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलता है जिसे हम अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं उसको प्रभावित करता है। जैसे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के जब 25 डिग्री पर क्या किया, क्रिया कराया तो 2HCl बना और उसमें हमारा 184 किलो जूल पर मोल क्या होता है, मान लो ऊष्मा निकलता है। अगर इसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, पुनः 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तब भी वही बनता है। बट इस दौरान थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या करता है, आपका अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होता है उस एंथैल्पी को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसको यहाँ से आप बता सकते हैं। ये सब तो दिमाग में रख पाना वो नहीं है,
फिर भी हम इसमें थ्योरी लिख सकते हैं कि तापक्रम और जो दाब होता है वो दाब क्या करता है, आपका अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होता है उसको प्रभावित करता है। जैसे ताप अगर कम रखें तो आपका जो है अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा आता है, और अभिक्रिया की ताप को बढ़ा दें तो अभिक्रिया की एंथैल्पी थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब ताप या दाब से हमारा अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होता है, आपका प्रभावित होता है। तो इस तरीक़ा से उसको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। दूसरा है हमारा अभिकारकों की जो क्या होता है, जो मात्रा होता है वो भी आपका क्या करता है, आपका जो है किसकी मात्रा को जो है अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसको क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। इसके वजह से वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो पदार्थ अगर हमारा क्या है, मात्रा है, जैसे यहाँ से हम लिख सकते हैं H2 प्लस हमारा क्या है O2, इसको हम लोग हाफ O2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, हाफ O2, ठीक है। तो H2 और हमने क्या कर दिया, हाफ O2, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इसको क्रिया करा देते हैं तो H2O बनता है, जिसको हम पानी बोलते हैं। मान लो इसके 134 किलो जूल क्या होता है आपका, यहाँ से पर मोल क्या होता है, बाहर निकलता है। ये वो है ना भाई, हमारा अंदाज़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग समझा रहे हैं, अभिकारक की मात्रा के आधार पर समझा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम H2 और हाफ O2 लेते हैं और पानी का निर्माण करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो भी आपका जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है, अभिक्रिया के जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो दिखाई देता है। यदि इसी की मात्रा हम क्या कर लें, ज़्यादा ले लें, 2H2 प्लस O2 ले लें तो इक्वल टू क्या बनेगा, 2H2 बनेगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मान लो 138 हो जाता है, किलो जूल पर मोल आ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि अभिकारक की मात्रा जहाँ पर कम ले रहे हैं उसमें जो भी अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है ना, वो क्या हो रहा है, अलग दिख रहा है। और यदि अभिकारक की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस स्थिति में भी अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या हो रहा है, आपका जो है परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभिकारक की जो भी मात्रा होता है कम ज़्यादा होने पर क्या होता है, आपका अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है भाई, आप जो है मान लो 2 जने के लिए खाना बनाएंगे तो शायद जल्दी पक जाएगा। उसी खाना को अगर आप जो है 6 जन के लिए बनाएंगे तो मात्रा बढ़ जाएगा तो ऊष्मा जो है ज़्यादा लगेगा, उसमें ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर होता है, यदि अभिकारक की मात्रा कम लिया जाता है तो वहाँ पर जो है जो भी अभिक्रिया की एंथैल्पी होता है उनमें अलग आपको जो है स्थिति देखने को मिलता है। और अगर अभिक्रिया की जो मात्रा होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर अभिक्रिया की एंथैल्पी और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होता है, तो संतुलित जो भी रासायनिक समीकरण होता है, जब वो संतुलित रासायनिक समीकरण युक्त या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जब क्या होता है, पूर्ण होता है, तो उस दौरान कुछ ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। कुछ नहीं आए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जब क्या होता है, पूर्ण होता है, तो उस अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होता है, चाहे लेके चाहे ऊष्मा उत्पन्न करके, वो आपका अभिक्रिया की क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। जिसमें हम 2 प्रभावित करने वाले कारक क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अभिकारकों का अपरूपी रूपांतरण। अपरूपी, आप जानते हैं कई पदार्थ हमारे प्रकृति में अपरूप के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम कार्बन की ही बात करें, कार्बन हमारे प्रकृति में एक तो हमारे ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है और एक जो है हीरा के रूप में पाया जाता है। आप जानते हैं हीरा काफ़ी कठोर होता है, किनके अपेक्षा, ग्रेफाइट के अपेक्षा। तो उन दोनों को अगर हम देखें, तोड़ें, है ना, तो उसके लिए भी आपको क्या होता है, अलग अलग ऊष्मा की आवश्यकता होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट का, किसकी बात करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट को अगर हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इससे जो भी ऊष्मा उत्पन्न होता है, मान लो 396 है ना किलो जूल क्या होता है, आपका ऊष्मा उत्पन्न क्या होता है, आपका यहाँ से होता है, ठीक है। 96 नहीं मान लो ये 94 हो गया, कितना हो गया, 94। तो इसी प्रकार अगर मैं हीरा ले लूँ, आप क्या ले लूँ, यहाँ पर हीरा ले लेता हूँ और उसको मैं अगर जलाता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो 395 किलो जूल पर मोल क्या होता है, आपका ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे हैं कि अपरूपी रूपांतरण के वजह से भी हमारा अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होता है, प्रभावित होता है। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, बट अपरूपता के आधार पर अब जब उसको देखते हैं तो उस स्थिति में आपको एंथैल्पी परिवर्तन आपको क्या होता है, या अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित दिखाई देता है। मतलब ये भी उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बताया
जा सकता है। और एक लास्ट है नियत, आयतन और दाब की अवस्था, जिसको हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीक़ा से प्रभावित करने वाले जो भी कारक होता है उस कारक को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार के एंथैल्पियाँ क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भी। ठीक है।